बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, और साथ ही साथ जानकारी देंगे आपको तापमान से जुड़ी हुई और वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी सुर्खियों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि आ रही है जम्मू से। जम्मू में इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। वहीं पंजाब में कई जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर ठंडा दिन रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं राजस्थान में गिने चुने इलाकों में काफी ठंडा दिन रहने का अनुमान है। तो ये तो रही 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सर्द अपडेट, यानी कि किन हिस्सों में ज्यादा ठंड बनी हुई है, कहां पर ज्यादा कोहरा है, कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है और कहां पर सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। ये तमाम जानकारी हम आपको अपने सेगमेंट में देंगे इस नक्शे के जरिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहां पर सावधान रहने की जरूरत है। तो आप हमारे पीछे ये नक्शा देख पा रहे हैं। यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा समेत आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड का अनुमान है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा समेत जो उत्तर के राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर ज़्यादा कोहरा रहेगा। अब जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान क्या कहता है। तो आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो सब जानकारी हम आपको इस मैप के जरिए दे देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। हालांकि जब आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत है, वहां के जो ज्यादातर इलाके हैं, यहाँ पर अभी बारिश नहीं होने वाली है। चाहे मुजफ्फरबाद की बात करें, गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर अभी बारिश नहीं होगी। लेकिन हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान है। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो आप देखेंगे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर समेत जो तमाम राज्य हैं, यहाँ पर अभी कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तमिलनाडु और भीतरी कर्नाटक, पुडुचेरी, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। अंडमान निकोबार में भी बारिश की उम्मीद है। और आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या हाल है। यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि उसके आसपास के जो इलाके आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तो ये तो हमने आपको बताया कि आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अब जान लेते हैं मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटे में कैसा रहा है मौसम। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, चंडीगढ़, हरियाणा, भीतरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर जोरदार ठंड पड़ी है कड़ाके की, और काफी जगह ऐसी है जहां पर घना कोहरा छाया रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए बिहार, उड़ीसा समेत जो मेघालय है, त्रिपुरा है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, यहाँ पर भी घना कोहरा रहा है और ठंड रही है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, दक्षिण का रुख करते हैं। केरल और तमिलनाडु में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। तो दक्षिण के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ठंड रही है और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कोहरे के साथ साथ काफी ठंड रही है और बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ी है।
और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी जानकारी देंगे कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, यानी कि जान लेते हैं तापमान का हाल। और सबसे पहले मिनिमम टेम्परेचर से शुरू करते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान की कहां पर किस तरह की स्थिति रही, कितना रहा, ये बता रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ गोवा में भी यही स्थिति रही। आगे बढ़ते हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही अब बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे कम न्यूनतम तापमान स्थित रहा। अब आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान की स्थिति आपको बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से अगर देखा जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिफरेंस यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान की अब स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक और इसके साथ साथ जो तटीय कर्नाटक, यहाँ पर क्या स्थिति रही। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और द्वीप में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहां दर्ज किया गया। ये तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज किया गया 36.4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब जान लेते हैं देश के अन्य हिस्सों में, अन्य क्षेत्रों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, एक नजर में। तो ये तो जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कि कहां कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर 478 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया वायु का, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 500 के अंदर आता है। लखनऊ में ये 381 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं पटना का। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया, जो कि खराब स्थिति में माना जाता है। बेंगलुरु में ये 73 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पुणे की। पुणे में ये 289 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद में ये 338 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर 415 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। मुंबई में ये 317 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अहमदाबाद की। यहाँ पर 329 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद के बाद अब आगे बढ़ लेते हैं, जान लेते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान क्या कुछ कहता है। यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन फॉग रहेगा, हालांकि शनिवार को अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच जो डिफरेंस है वो दर्ज किया जा सकता है। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर -1 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो श्रीनगर में आने वाले 4 दिन बुधवार से लेकर शनिवार तक की कैसी स्थिति रहेगी वो जानिए आपने। अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर फॉग वाले रहने वाले हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 17 डिग्री सेल्सियस और शनिवार यानी चौथे दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात कर ले तो ये 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो बुधवार से लेकर शनिवार तक राजधानी दिल्ली में पर्यटन की दृष्टि से कैसा रहेगा मौसम का अनुमान वो आपने जाना। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के प्रयागराज अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बारिश होगी और शनिवार को हालांकि अच्छी खासी धूप रहेगी। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, ये 11 से लेकर 13 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो प्रयागराज में आने वाले 4 दिन का पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जाना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन जो है काफ़ी कोहरा रहेगा और इसके साथ साथ आपको बता दें जो अधिकतम तापमान है वो 12 से 13 डिग्री के आसपास रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 5 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे कि अभी हमने आपको बताया शुरू के 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं नागालैंड के कोहिमा अगर आप जा रहे हैं तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन कोहरा रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 16 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं। शुरू के 3 दिन 7 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी शनिवार को 6 डिग्री तक ये फ्लक्चुएट हो सकता है। तो कोहिमा में कैसा रहेगा आने वाले 4 दिन में मौसम का हाल वो आपने जाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कैसा रहेगा मौसम वो भी बता देते हैं। चारों ही दिन आने वाले में फॉग रहेगा, कोहरा रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों ही दिन एक समान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा
और मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं। चारों ही दिन एक समान 20 डिग्री सेल्सियस विजयवाड़ा में न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से ये पूर्व अनुमान हम आपको बता रहे हैं। केरल के कोट्टायम अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर ठंड तो रहेगी, कोहरा तो रहेगा, लेकिन धूप भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कि कोट्टायम में बुधवार को 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और बाकी के 3 दिन 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि बुधवार को फॉग रहेगा, गुरुवार शुक्रवार को अच्छी खासी धूप रहेगी, हालांकि शनिवार को मिला जुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और न्यूनतम तापमान शुरू के 2 दिन 15 डिग्री सेल्सियस और फिर शुक्रवार को तीसरे दिन 16 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को यानी चौथे दिन वापस 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रह सकता है। महाबलेश्वर के बाद आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के खजुराहो अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन थोड़ा कोहरा रहेगा, धूप भी रहेगी, लेकिन शनिवार को ज़्यादा कोहरा रहेगा, ठंड भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 17 डिग्री सेल्सियस, चौथे दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो खजुराहो में कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने जाना। राजस्थान के जोधपुर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन धूप रहेगी अच्छी खासी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो पहले दिन 24 और बाकी के 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जोधपुर में बुधवार से लेकर शनिवार तक आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। क्योंकि जो मौसम इस वक्त चल रहा है तो फसलों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और ये समय बुवाई और निराई के अकॉर्डिंग भी काफ़ी उपयुक्त माना जा रहा है। लेकिन अपनी फसलों को अगर आपको बचाना है, उससे अच्छी आय लेनी है तो उनकी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसा हो सकता है सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय से। तो एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, क्या करना चाहिए आपको अपनी अच्छी फसल के लिए, वो सब आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यहीं चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की भी कटाई कर लें। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज और लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की बुआई कर सकते हैं, वहीं लहसुन की बुआई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का भी सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। तो अच्छी फसलों के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो आपने जाना, लेकिन इसके अलावा अच्छी फसल पाने के लिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बता रही हैं पुणे स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग की एक्सपर्ट डॉक्टर आशा लटवाल। तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नए रबर, केले और फलों के बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही गन्ने में प्रोपिंग करें और केला, पपीता एवं अमरूद के पौधों को सहायता प्रदान करें। केरल में धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। तेज हवाओं से बचाने के लिए केले के पौधों को सहारा देने की भी सलाह दी जाती है। पंजाब में पौधों को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथीन शीट या सरकंडा या फिर धान के भूसे से ढक दें। हरियाणा में गेहूं, जौ, आलू एवं सब्जी की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। दिल्ली में फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं नौलखोल के पौधों का प्रतिरोपण जारी रखें।
जम्मू कश्मीर में परिपक्व तोरिया की कटाई एवं उसकी मड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में मूली की फसल को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई की व्यवस्था करें। साथ ही आलू का रोपण जारी रखें। लहसुन में निराई एवं गुड़ाई करें तथा उसकी वानस्पतिक अवस्था में सिंचाई करें। उत्तराखंड में वसंतकालीन गन्ने की कटाई को जारी रखें। आलू में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और चना, मसूर, गेहूं तथा जौ में सिंचाई करने की सलाह भी दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी मक्का की उन्नत एवं संकर किस्मों की तथा रबी भिंडी की बुआई करें। देर से बोई गई सरसों और मटर की फसल में निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पपीते की पौध की रुपाई करें तथा गेहूं की फसल में सिंचाई करें। राजस्थान में सरसों, गेहूं, आलू तथा मटर की फसल को ठंड से बचाने के लिए 1 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का छिड़काव करें। गुजरात में गन्ने की रुपाई जारी रखें। महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है, अतः कपास की तुड़ाई जारी रखें तथा परिपक्व अरहर की कटाई भी करें। मराठवाड़ा में अदरक और हल्दी की खुदाई का कार्य भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में देर से बोई जाने वाली और जल्दी पकने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई पूरी करने तथा साथ ही प्याज और टमाटर के पौधों का प्रतिरोपण करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है सरसों, जो कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, पैदा की जाती है। ऐसे में सरसों की फसल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हालांकि जो बुवाई का समय पूरा हो चुका है, लेकिन कई सारी जगह ऐसी है जहां पर सरसों की अभी भी बुवाई जारी है। तो ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। तो सरसों की खेती के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो अभी आपने जाना। इससे पहले पूरे कार्यक्रम में आपने काफ़ी सारी जानकारी हासिल की। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।